O121 हिंदी। अध्याय 701 पुनर्जन्म। स्फीयर पर रूनिक संरचना टोटेम ब्लूप्रिंट है और अब इसने ये चरण पूरा कर लिया है। अगला चरण अंतिम फोर्जिंग के लिए मेरे अंदर प्रवेश करना होगा। मैं महसूस कर सकता हूं कि यदि यह मेरे शरीर के अंदर आ गया तो मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। इससे मुझे जो खतरा हो रहा है उसकी भावना मन को सुन्न कर देने वाली है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी जगह से बंधा हुआ हूं, सांस लेने के अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता। पहले जब ये खुद को शुद्ध कर रहा था, मैंने सफलता पाने की कोशिश की थी और लगभग सफल भी हो गया था, लेकिन इससे पहले कि मैं आखिरी कदम उठा पाता, इसने मुझे रोक दिया और मुझे अपनी जगह से बांध दिया। मैं पूरी तरह से स्थिर हूं, एक शक्तिशाली अदृश्य बल क्षेत्र मुझे घेरे हुए है, जो मुझे अपनी उंगली हिलाने भी नहीं देता, दूर हटना तो दूर की बात है। मैंने अपनी आंखों के कोने में देखा कि स्थिर गोला हिलना शुरू हो गया है और मेरी ओर आ रहा है। मुझे पता था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होते देख मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दूर जाने की कोशिश की। लेकिन मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं, मैं 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे चारों ओर का बल क्षेत्र बहुत मजबूत है, हालांकि मेरे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। मैं अभी भी अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं और सीधे उस गोले को देख रहा हूं जो मुझसे बस कुछ इंच की दूरी पर है। देखो, उद्धरण चिन्ह। मेरी आंखें जलने लगी जब मैंने उसे देखा, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं उस प्राणी को अपनी चुनौती दिखाना चाहता था कि भले ही मैं शक्तिहीन हूं, लेकिन मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक उसका विरोध करूंगा। मेरी आंखें ठीक होने से पहले जलती रहीं और मुझे आत्मा में दर्द महसूस हुआ, लेकिन मैं तब तक उसे देखता रहा जब तक कि वह मेरे सीने में नहीं समा गया। मैं अपनी आंखों में अवज्ञा और शक्तिहीनता की भावना के साथ उसे शक्तिहीन होकर देखता हूं। ये पूरी तरह से मेरे शरीर में समा गया था और मेरे हृदय स्थान में, मेरे शोधन इंजन के ठीक बगल में दिखाई दिया। मेरे शोधन इंजन ने, मानो इससे होने वाले अत्यधिक खतरे को भांपते हुए, इससे बाहर निकलना शुरू कर दिया। जैसे ही यह मेरे हृदय स्थान में स्थिर हुआ, इसमें से फिर से तंबू निकलने शुरू हो गए और ये तंबू पिछले तंबू से अलग हैं। ये तंबू प्राचीन रूनों से बने हैं और बहुत ही भयावह एहसास देते हैं। टेंटिकल्स फैलने लगे, वे मेरे शरीर के हर इंच तक फैल रहे हैं। रूनिक टेंटिकल्स ने न केवल पूरे सोर्स स्पेस को जकड़ लिया था, बल्कि वे मेरे रिफाइनमेंट इंजन को भी जकड़ चुके थे। मेरे हृदय स्थान के बाहर, वे शरीर और आत्मा के हर इंच तक फैल गए हैं। इसमें कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वे चिपक न गए हों। उन्होंने मेरे स्रोत को भी अकेला नहीं छोड़ा है। मेरे स्रोत में, मैं इसे अपने स्रोत से चिपकते हुए देख सकता था, जो सूर्य की तरह धधकते हुए जल रहा है। केवल एक चीज जिसे उन्होंने अकेला छोड़ा है वह है मेरी शासन शक्तियां। जब मैंने अपनी नियम शक्तियों पर ध्यान दिया, तो मैं ये देखे बिना नहीं रह सका कि धुंधले तिपतिया घास के पास एक हल्का काला भंवर है। ये पहली बार है जब मैंने अपने स्रोत में ब्लैक स्विरल देखा है। मुझे नहीं पता कि यह मुझमें कब दिखाई दिया, लेकिन यह एक स्विरल जैसा दिख रहा था जिसे मैंने चमत्कारी फल पर देखा था। मैं इससे और अधिक देखना चाहता था और इसके स्रोत को जानना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा जीवन खतरे में है और यह हल्का काला भंवर जो भी है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता। इस निराशाजनक स्थिति में एकमात्र चीज जिसने मुझे खुश किया वह ये थी कि इसने एशलिन के स्रोत को नहीं छुआ। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे आशा है कि वह इस कठिन परिस्थिति से भी बच जाएगी। स्फीयर ने अपने रूनिक तंबुओं को बंद करना समाप्त कर दिया और अगले ही क्षण मुझे अशुभ भावना बढ़ती हुई महसूस हुई। उद्धरण चिन्ह। अचानक मुझे एक ऐसा दर्द हुआ जो अब तक का सबसे भयानक दर्द था। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर और आत्मा टूट रहे हैं। ये हो रहा था बिना ध्यान लगाए। मैं स्पष्ट रूप से देख सकता था कि कैसे इन रूनिक टेंटिकल्स ने मेरे शरीर, आत्मा और स्रोत में ऊर्जा स्थानांतरित करना शुरू कर दिया था। ये स्पर्शक बहुत ही अशुभ एहसास दे रहे हैं, लेकिन मेरे शरीर के हर इंच में फैल रही ऊर्जा की तुलना में ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं लगता। इसका कोई संरेखण नहीं है। यह न तो अच्छा है और न ही बुरा। ये प्रकृति के उस हिस्से की ऊर्जा है जिसका कोई संरेखण नहीं है, सच्ची तटस्थ ऊर्जा। मुझे दर्द महसूस होने का कारण यह है कि मेरा शरीर, आत्मा और स्रोत अशुभ तंतुओं द्वारा जारी ऊर्जा के माध्यम से बलपूर्वक बपतिस्मा ले रहे हैं। ये वास्तव में भ्रामक लगता है क्योंकि मैंने सोचा था कि ऊर्जा उतनी ही अशुभ होगी जितनी कि उन्हें प्रसारित करने वाले तंबू। ये जीव चाहे जो भी हो, ये निश्चित रूप से खतरनाक है। यह न केवल मुझे भयानक दर्द दे रहा है, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि यह मेरे शरीर के साथ क्या कर रहा है। यह मुझे सब कुछ एकदम साफ साफ दिखा रहा है कि अगर मैं इससे बचना चाहूं, तो भी मैं इससे बच नहीं सकता।
समय बीतता गया और समय के साथ साथ मेरे शरीर और आत्मा में अधिकाधिक ऊर्जा फैलती गई। मैं महसूस कर सकता था कि यह तटस्थ ऊर्जा किसी तरह मेरे शरीर को बदल रही है। यह कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं कर रही है, बल्कि यह एक बहुत गहरे स्तर तक जाती है। मैं देख सकता था कि इस तटस्थ ऊर्जा में परिवर्तन मुझे सेलुलर परिवर्तन स्तर से कहीं अधिक गहराई तक ले जा रहा है। यह ऐसा है जैसे यह ऊर्जा मुझे मेरे मूल से पुनर्जन्म दे रही है, और ये देखकर कि मैं फिर से पीला पड़ गया हूँ, मुझे स्पष्ट रूप से पता है कि इसके मेरे प्रति बहुत ही नापाक इरादे थे। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, और इसके साथ ही यह मेरे शरीर को उसके मूल से बदल रहा है। मुझे पता है कि यह मेरे भले के लिए नहीं कर रहा है। यह मेरे शरीर को अपने उद्देश्य के लिए बदल रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि यह परिवर्तन मेरे लाभ के लिए नहीं है। जब मैं अपने शरीर का निरीक्षण कर रहा था, तो मैंने अपने शरीर में एक और परिवर्तन होते देखा। मेरे शोधन इंजन ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और इसकी जगह एक टावर बना दिया था। टावर ऐसा लग रहा था जैसे ये शुद्ध सफेद पत्थरों से बना हो और इस पर चमकीले हरे रंग के प्राचीन रनस घनी नक्काशीदार हो। टावर जैसे रनस प्राचीन रचना की तरह लग रहे थे। इसे एक बार देखने पर ही किसी को इसके सामने नतमस्तक होने की इच्छा हो सकती थी। यह मीनार 7 मंजिलों वाली थी और इसकी भव्यता के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि यह भगवान का निवास स्थान है। मैंने कुछ देर तक टावर को देखा, उसके हर इंच का निरीक्षण किया, फिर अपने शरीर का निरीक्षण करने लगा। समय बीतता गया और समय बीतने के साथ अशुभ स्पर्शक मुझे अधिक से अधिक तटस्थ ऊर्जा से बपतिस्मा देने लगे। पहले तटस्थ ऊर्जा काफी मंद थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह अधिक से अधिक घनी होने लगी। @oval_com। जैसे जैसे तटस्थ ऊर्जा सघन होती गई, इससे मुझे होने वाला दर्द भी बढ़ता गया और मैं टूटने के कगार पर पहुंच गया। मैं चाहता था कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द समाप्त हो जाए क्योंकि दर्द मेरे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इतनी जल्दी खत्म होगा। मुझे लगता है कि यह तो बस शुरुआत है। मैं सही था, घंटों बीत गए और मैं बड़ी मुश्किल से इस अकल्पनीय दर्द से खुद को बचाए रख पाया। मुझे समय का ठीक से ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तटस्थ ऊर्जा के बपतिस्मा को शुरू हुए कम से कम 12 घंटे बीत चुके हैं। कुछ और समय बीत गया। मुझे लगता है कि बपतिस्मा शुरू हुए 1 दिन से अधिक समय हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे ज्यादा यकीन नहीं है क्योंकि अब मैं पूरी तरह से दर्द को सहन करने और अपने दिमाग को टूटने और सब्जी में बदलने से बचाने में लगा हुआ हूँ। मैं अपनी पूरी इच्छाशक्ति के साथ इस भयावह दर्द को सहन कर रहा था। तभी मैंने देखा कि दर्द तेजी से कम हो रहा था। रूनिक टेंटिकल्स द्वारा छोड़ी जा रही पानी की मोटी ऊर्जा एक दृश्यमान दर पर कम हो रही है, और 1 मिनट के भीतर तटस्थ ऊर्जा का बपतिस्मा बंद हो गया था। लेकिन इसने अपने टेंटिकल्स को वापस नहीं लाया था, वे अभी भी मेरे शरीर के हर हिस्से पर चिपके हुए थे। यह अंतिम क्षण है। पुनर्जन्म के माध्यम से इसने मुझे पूर्ण रूप दे दिया है और अब मैं इसके पीछे के उद्देश्य को जानूंगा। यद्यपि मैं इस सीमा तक स्थिर हूं कि मैं ऊर्जा का संचार नहीं कर सकता, फिर भी मैं जानता हूं कि मैं एक बड़े परिवर्तन से गुजरा हूं, और यह परिवर्तन मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यह परिवर्तन उस तंतुमय चीज के कारण आया है, जो वस्तुतः नापाक इरादे उत्सर्जित कर रही है। मुझे उसके नापाक इरादों पर कोई शक नहीं है और न ही उसकी ताकत पर। मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि उसकी ताकत बहुत बड़ी है और मैं तो बस एक चींटी हूं, जिसे वह कभी भी कुचल सकता है। ये सच है और मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हार मान लूंगा और परिणाम स्वीकार कर लूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं प्रतिरोध करूंगा, भले ही मैं उसके सामने एक चींटी ही क्यों न हो, जिसे वह आसानी से कुचल सकता है। मैं उसका प्रतिरोध करूंगा, उस भीमकाय प्राणी का प्रतिरोध करूंगा। मैं अपने विचारों में व्यस्त था जब मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे सामने का दृश्य बदल गया है, और मैंने खुद को एक अंधेरी दुनिया में पाया जो धुंधलके में भीग गई थी। जब मैंने चारों ओर देखा तो पाया कि सब कुछ अंधकार में और छाया हुआ था, और जहां भी मैंने देखा मुझे अपने अलावा यहां कुछ भी नहीं मिला। मैंने अपने पैर को आगे बढ़ाने की कोशिश की और पुष्टि की कि मैंने अपनी गतिशीलता वापस पा ली है। ये देखकर कि मैं उस अजीब जगह के चारों ओर चलने लगा जहां मैं था, लेकिन मेरे आश्चर्य की बात यह थी कि मैं जहां भी चलता हूं सब कुछ एक जैसा ही है। अंधेरे और छाया को छोड़कर मैं कोई जीवित या निर्जीव चीज नहीं देख सकता था। फिर भी सब कुछ एक जैसा देखकर मैं इधर उधर देखता रहता हूं, क्योंकि एक ही स्थान पर बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए बेहतर है कि मैं इधर उधर देखता रहूं। कौन जानता है कि शायद मुझे कुछ दिलचस्प मिल जाए।
मैं इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक मुझे एक जानी पहचानी भयावह आभा का एहसास हुआ। मुझसे कुछ दूर मैंने जमीन से बुदबुदाती हुई परछाइयां देखीं। ऐसा लग रहा था जैसे ज्वालामुखी के मुंह से धीरे धीरे आग जैसा लावा निकल रहा हो। जैसे जैसे वह बुदबुदाती हुई छाया ऊपर उठती गई, उसकी आभा भी ऊपर उठने लगी। जब मैंने इसे पहली बार महसूस किया था, इसकी आभा फीकी थी, जो प्राइवेट स्टेज की आभा से कमजोर थी। लेकिन अब बुदबुदाती हुई छाया 2 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई थी और सिल्वर एलीट की आभा उत्सर्जित कर रही थी। ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि बुदबुदाता साया तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो मैंने महसूस किया था वह तो बस शुरुआत है। अभी और भी कुछ आना बाकी है और मुझे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने जो कहा वह सच हुआ, क्योंकि जब बुदबुदाती हुई छाया 7 मीटर तक पहुंची तो उसमें गोल्डन एलीट की आभा थी और 10 मीटर पर उसकी आभा गोल्डन एलीट से भी अधिक खतरनाक थी। वह आभा लॉर्ड स्टेज की नहीं बल्कि नाइट स्टेज की थी। हर स्टेज की एक अलग आभा होती है और यह नाइट के स्टेज की आभा है, जो खतरनाक रूप से शक्तिशाली होने के बावजूद भी है। जैसे जैसे यह बढ़ रहा था, इसकी आभा बढ़ती जा रही थी और जल्द ही इसकी ऊंचाई 25 मीटर तक पहुंच गई। और जो आभा यह उत्सर्जित कर रहा था वह बहुत खतरनाक थी। यह आभा अभी भी नाइट के दायरे में है, जिसने मुझे बहुत चौंका दिया था। इसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं सोचता था कि गोल्डन एलीट नाइट स्टेज में सबसे शक्तिशाली है, लेकिन अब जब मैं नाइट स्टेज की आभा को महसूस करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि मैं पूरी तरह से गलत था। इस आभा के सामने गोल्डन एलीट की आभा एक आम चींटी के समान है और जिसे सरल सांस द्वारा आसानी से मारा जा सकता है। मेरी सोच इतनी संकीर्ण थी कि मैं यह नहीं सोच सका कि गोल्डन एलीट ही सीमा है। मैं इसके बारे में और अधिक सोचना चाहता था, लेकिन जैसे ही बुदबुदाती हुई छाया 25 मीटर से ऊपर बढ़ी, उसकी आभा अचानक बदल गई और मुझे पता चल गया कि उसकी आभा भगवान चरण में प्रवेश कर गई है। लॉर्ड स्टेज की आभा न केवल नाइट स्टेज से भिन्न है, बल्कि यह बहुत शक्तिशाली भी है। किसी भी नाइट स्टेज की तुलना इससे नहीं की जा सकती। भगवान स्तर पर पहुंचने के बाद भी यह ऊपर उठता रहा और जब ये 50 मीटर से ऊपर पहुंचा तो इसकी आभा फिर बदल गई और मुझे अपनी छाती में घुटन सी महसूस हुई। इस आभा ने मुझ पर असर करना शुरू कर दिया। अब तक तो मैं ठीक था, लेकिन अब मुझ पर इतना दबाव बढ़ रहा है कि मुझे अकड़न सी महसूस हो रही है। लानत है! उद्धरण चिन्ह। मैं कर्कश स्वर में कोस रहा था, क्योंकि मैं मुश्किल से खड़ा रह पा रहा हूँ। खड़े होने पर मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। मैं अभी भी खड़ा हूँ और सांस ले रहा हूँ, क्योंकि यह जानबूझकर मुझ पर आभा केंद्रित नहीं कर रहा है। अगर इसने मुझ पर अपनी आभा केंद्रित की होती तो मैं बहुत पहले ही बेहोश हो गया होता। अब यह एक छोटी पहाड़ी की तरह लग रही थी, जो बुदबुदाती छायाओं से बनी थी, जो वास्तव में डरावनी लग रही थी और एक बहुत ही भयावह उपस्थिति का अनुमान लगा रही थी। और सबसे बुरी बात यह है कि यह लगातार बढ़ रही है। मैं अभी खड़ा नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा, क्योंकि मेरे घुटने कमजोर होने लगे थे और सांसें कम होने लगी थीं। अब मुझे हर सांस के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। आभा बहुत शक्तिशाली है और ये तेजी से बढ़ रही है। अगर यह जारी रहा तो मुझे नहीं पता कि मैं खुद को खड़ा रख पाऊंगा या नहीं और सांस ले पाऊंगा या नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं 1 मिनट में खुद को खड़ा रख पाऊंगा या नहीं, और ईमानदारी से कहूं तो मैं अपने घुटनों पर गिरना नहीं चाहता। यह उसके सामने हार स्वीकार करने जैसा होगा, जो मैं वास्तव में नहीं करना चाहता। जैसे जैसे वह 150 मीटर से ऊपर पहुंचा, उसकी आभा उस आभा के समान हो गई जो मैंने चौकी के युद्धक्षेत्र में महसूस की थी, और अब वह उससे आगे निकल रही है। मुझे अभी भी याद है कि कैसे मैंने उस आभा के विरुद्ध खड़े होने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का पूरा उपयोग किया था, और अब मुझे उसके विरुद्ध खड़ा रहना है। अगर मैं मर भी जाऊं तो खड़े खड़े ही मरूंगा। मैं अपने आप को इस प्राणी के सामने गिरने नहीं दूंगा। ये समझते हुए मैंने वही चाल चली जो मैंने उस आभा को धारण करने में इस्तेमाल की थी, जो सभी प्रतिरोधों को झेल रही है। ऐसा करना बहुत कठिन है। इसकी तुलना में युद्ध के मैदान में मैंने जो आभा महसूस की थी, उसमें मेरे प्रति कोई हानिकारक इरादा नहीं था। इस प्राणी का निश्चित रूप से मेरे प्रति बुरा इरादा था, जिसके कारण मेरे लिए सभी प्रतिरोधों को छोड़ देना और उसके सामने खुले में ले जाना बहुत कठिन हो गया था। लानत है! ये कठिन था, लेकिन मैंने उसके सामने अपना शरीर खोल दिया और अगले ही क्षण आभा की तीव्र लहर ने मुझे लगभग कुचल दिया, जिसके लिए मैंने जोर से गाली दी थी। ये जानबूझकर किया गया था, मैंने बड़ी मुश्किल से कहा, क्योंकि मुझे लगा कि एक और तेज आभा की लहर मेरी ओर आ रही है और ये लहर पिछली लहर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इसमें मेरी आत्मा को कुचलने की शक्ति थी। यह मेरे साथ खेल रहा है। मैंने सोचा, मेरी ओर आ रही आभा की यह लहर बहुत शक्तिशाली है और मेरे लिए प्राणघातक है।
लेकिन यह अपनी पूरी शक्ति नहीं है। अगर इसकी वर्तमान आभा की 1% शक्ति का ही उपयोग किया जाए तो यह मेरी आत्मा को बारीक चूर्ण में बदल सकती है, लेकिन यह ऐसा नहीं कर रही है। हो सकता है कि यह मजाक हो, लेकिन मेरे लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है और चूंकि मुझे अपना जीवन बहुत प्रिय है, इसलिए मैं इसके लिए अंत तक लड़ूंगा। दांत पीसते हुए मैंने आभा की लहर को अपने ऊपर बहने दिया। जैसे ही यह मेरे ऊपर आए, मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने इसकी शक्ति को कम करके आंका था, लेकिन ये जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता था, और अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाता। ट्रैक ट्रैक ट्रैक। आभा तरंग की शक्ति के कारण मेरी आत्मा पर दरारें पड़ने लगी। मुझे लगा कि मेरे विचारों की गति धीमी हो गई है, मेरी आत्मा घायल हो रही है और मुझ पर अत्यधिक दर्द टूट रहा है। हालांकि नुकसान तो हुआ, लेकिन मैंने इसे सहन किया और आभा की लहर को अपनी आत्मा से होकर बहने दिया। आखिरकार आभा की लहर ने मुझे धो डाला और मेरी आत्मा को घायल कर दिया, लेकिन जल्द ही मैंने पाया कि आत्मा की गंभीर क्षति अपने आप ठीक हो रही है। मैं ये देखकर काफी हैरान रह गया। मैं पहले से ही हैरान था कि मैं इतनी खतरनाक आभा को झेलते हुए भी जीवित कैसे रह गया, और अब आत्मा की यह उपचार शक्ति, हालांकि उपचार की गति बहुत धीमी है, फिर भी यह उपचार कर रही है जो चौंकाने वाला है। यदि मैं 3 दिन पहले इस तरह के हमले से गुजरा होता तो मेरी आत्मा चूर्ण चूर्ण हो गई होती, लेकिन इससे पहले जो बपतिस्मा मैंने लिया था उससे मेरी आत्मा अधिक मजबूत और दृढ़ हो गई थी। जब तक मेरी आत्मा ठीक नहीं हो गई तब तक मुझ पर आभा तरंग का दूसरा आक्रमण नहीं हुआ। इसकी शक्ति के बढ़ते दबाव को सहन करने के अलावा इसने आक्रमण नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मेरी आत्मा ठीक हुई, आभा तरंग का दूसरा आक्रमण हुआ, जिसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि यह मेरे साथ खिलवाड़ कर रही थी। आभा की लहरों ने मुझ पर हमला किया और हर लहर पिछली लहर से ज्यादा शक्तिशाली थी। हर लहर मेरी आत्मा को घायल कर देती और मुझे यातनापूर्ण दर्द देती, फिर मेरी आत्मा के ठीक होने का इंतजार करती और उसके ठीक बाद फिर से हमला करती। मैं अपनी पूरी इच्छाशक्ति से उन हमलों को सहन करता रहा, जब तक कि वह क्षण नहीं आ गया। वह क्षण आया जब वह 200 मीटर की ऊंचाई को पार कर गया और उसकी आभा की गुणवत्ता फिर से बदल गई। ये और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था, और ठीक उसी क्षण मेरी आत्मा पिछले हमले से ठीक हो गई और मैंने एक और आभा तरंग को आते देखा। ये लहर बाकी सभी लहरों से छोटी है, लेकिन अधिक संतृप्त भी है। इसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं सहज ही अपनी अटूट आत्मा को इस आभा के तहत टूटने की कल्पना करने लगा। यह आभा तरंग बहुत मजबूत लगती है और इस बार मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे सहन कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक बात मुझे यकीन है कि मैं पिछले सभी की तरह इस लहर को सहन कर लूंगा, क्योंकि मैं इसके खिलाफ जीवित रहने में सक्षम हूं या नहीं, ये केवल समय ही बताएगा। ट्रैक ट्रैक ट्रैक। जैसे ही आभा की लहर ने मुझे छुआ, मेरे शरीर में दरारें फैलने लगीं और मुझे नारकीय दर्द महसूस हुआ जो मुझे गुमनामी में भेजना चाहता था। हालांकि वह मुझे वहां भेजना चाहती थी, लेकिन मेरी वहां जाने की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए मैं अपनी आत्मा पर बन रही दरारों के बावजूद सहन करती रही, जब तक कि मेरी आत्मा उस दरार से भर नहीं गई जो किसी भी क्षण टूट सकती थी। /उद्धरण चिन्ह। अचानक मेरे ऊपर एक अनजाना सा एहसास हुआ और मैंने अपना मुंह खोला और दहाड़ लगाई। ये पूरी तरह से एक सहज प्रतिक्रिया थी। मुझे पता है कि मेरा अंत आ गया है, लेकिन मैं बिना लड़े मरना नहीं चाहता, इसलिए इस अंतिम दहाड़ के साथ मैंने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कर दी और मरने से पहले जो मैं व्यक्त करना चाहता था वह व्यक्त कर दिया। भनभनाना। मैंने सोचा था कि मैं मर जाऊंगा क्योंकि मेरी आत्मा सैकड़ों टुकड़ों में बिखरने ही वाली थी। तभी अचानक मेरे सीने में एक हल्की सी परिचित चमक दिखाई दी। ये बहुत ही मंद थी, लेकिन इसने मुझे आभा तरंग से बचने के लिए आवश्यक अंतिम ऊर्जा प्रदान की। आभा तरंग गुजर गई और मेरी लगभग टूटी हुई आत्मा ठीक होने लगी, लेकिन मैंने उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। मैं उस फीकी परिचित चमक पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ये वही चमक थी जो युद्ध के मैदान में दो विपरीत आभाओं का सामना करते समय मुझमें दिखाई दी थी। इसने मुझे तब बचाया था जब मैं गिरने ही वाला था। ये समय स्थिति घुटनों के बल गिरने से थोड़ी ज्यादा खतरनाक है। जैसे जैसे मेरी आत्मा ठीक हो रही है, मैंने ये चमक देखी। मुझे नहीं पता कि यह चमक क्या है। पिछली बार यह अचानक दिखाई दी थी जब मैं आभा का सामना कर रहा था और आभा के पीछे हटने पर गायब हो गई थी। मैंने अपने शरीर की बहुत खोज की, लेकिन वह नहीं मिला। मैंने वेब पर भी तथा गिल्ड के अभिलेखागार में भी इसकी खोज की, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मिला। जब मैंने इसका अवलोकन किया तो पाया कि यह पहले जैसा ही है। ये छोटी उंगली के नाखून के आकार का था, जिसमें से एक बहुत ही हल्की सफेद चमक निकल रही थी।
ये हल्की सी चमक बहुत पवित्र लग रही थी, मानो इसमें दुनिया के सबसे अंधेरे बिंदु को भी प्रकाशित करने की शक्ति हो। मैंने कुछ देर तक उसे देखा, फिर नजरें हटाकर बबली की छाया पर ध्यान केंद्रित किया, जो अभी भी भयावह आभा के साथ बड़ी हो रही थी। समय बीतता गया और मेरी आत्मा के ठीक होने के बाद उसने फिर से अपना हमला शुरू कर दिया और मैंने उसे मंद प्रकाश की मदद से सहन किया। हर हमले में मैं जीवन में वापस आने से पहले मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता। ऐसा तब तक जारी रहा जब तक वह 250 मीटर की ऊंचाई तक नहीं पहुंच गया, और उसके बाद से उसने अपनी आभा को रोक लिया और थोड़ी मात्रा में आभा का रिसाव करके मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। 250 मीटर की दूरी पर पहुंचने के बाद उसे मुझ पर आभा की लहरें भेजने की जरूरत नहीं थी, उसकी शक्ति की बची हुई आभा ही मुझे मारने के लिए काफी थी। उसके बाद उसने मुझ पर हमला करने का तरीका बदल दिया था। नई विधि में यह अपनी संयमित आभा में एक छोटा सा छेद खोल देगा और जैसे ही वह छोटी सी आभा मेरी ओर आएगी, मेरी आत्मा पर दरारें दिखाई देने लगेंगी। इसने मुझ पर इस तरह से हमला करना शुरू कर दिया, और पहले की तरह मैंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर हर हमले को सहन किया, और मेरा जीवन दांव पर है क्योंकि हर हमले ने मुझे मौत के बहुत करीब पहुंचा दिया। एफगई वे बीनो एल अंडरस्कोर सी सिग्मा एम। हमले में घायल होने के दौरान मैंने यह असामान्यता देखी कि प्रत्येक हमले के साथ मेरी छाती के अंदर की चमक थोड़ी तेज हो जाती थी, और इसके साथ ही आभा के प्रति मेरी सहनशीलता भी थोड़ी बढ़ जाती थी। ये वृद्धि बमुश्किल ध्यान देने योग्य है और अन्य लोग इसे नोटिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने किया और रोमांचित हूँ। जो भी हो, इसने मेरी जिंदगी बचाई है, और यह जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, यह मेरे लिए उतनी ही अधिक मदद करेगी। समय बीतता गया और वह मुझ पर हमला करता रहा। अचानक रुक गया। 300 मीटर की सीमा पार करने के बाद रुक गया। 300 मीटर की सीमा पार करने के बाद उसने न केवल हमला करना बंद कर दिया, बल्कि बढ़ना भी बंद कर दिया, और एक कारण से मुझे लगा कि यह उसकी असली सीमा नहीं है। अगर वह चाहे तो और भी बढ़ सकता है। जैसे ही ये 300 अंकों पर पहुंचा, इसने अपनी आभा को चरम सीमा तक बनाए रखा, और मैं इसे कुछ हद तक महसूस करने में सक्षम था, लेकिन यह मुझे अंदर तक हिला देने और मेरी आत्मा पर लगातार दरारें डालने के लिए पर्याप्त था। यदि मेरे सीने में वह चमक न होती, तो मैं ऐसी भयावह आभा को सहन न कर पाती, और मेरी आत्मा छोटी छोटी दरारों में बिखर जाती। हिला कुछ सेकंड बाद ही उसके विशाल शरीर में एक चौंकाने वाला परिवर्तन होने लगा। उसका शरीर थोड़ा और ठोस होने लगा और उसमें से हजारों तंतु निकलने लगे। अरे बाप रे! उद्धरण चिन्ह। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से यह आकार लेने लगा, और 15 मिनट बाद जब अंततः इसका आकार साकार हुआ, तो मैं डर से कांपने लगा, क्योंकि यह मेरे जीवन में देखी गई सबसे भयावह चीज थी। मेरे सामने जो प्राणी है वह सबसे भयानक प्राणी है जिसे मैंने कभी देखा है। किताबों, फिल्मों में मैंने कई डरावनी चीजें देखी हैं, लेकिन ये जितना भयानक नहीं है। इसका केंद्र लगभग 100 मीटर का गोलाकार था और वहां से हजारों तंबू निकले हुए थे। इसका केंद्र सिर घिनौना था। एक बड़ा सीधा मुंह था जो लगभग पूरे केंद्र को ढकता था, और मुंह के दोनों तरफ सैकड़ों आंखें थीं। ये तो बस शुरुआत है। अगर ऐसा होता तो मैं अंदर तक नहीं हिलता। सबसे भयावह हिस्सा इसके स्पर्शक हैं। वे कांटेदार हैं, और प्रत्येक स्पर्शक में कम से कम 10 आंखें और मुंह हैं, जिनमें से लार लगातार निकलती देखी जा सकती है। जब कोई प्राणी के पूर्ण रूप को देखता है, तो उसे ठंडे पसीने में अपनी रीढ़ की हड्डी में झुनझुनी महसूस होगी, और वह इस घृणित प्राणी से दूर जाने के लिए अनजाने में ही पीछे कदम बढ़ा रहा होगा। मैं भी ऐसा करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं फिर से इस घृणित चीज से बंधा हुआ हूं, जिससे मेरे लिए हिलना असंभव हो गया है। जट 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 उद्धरण चिन्ह। अचानक ही उसने अजीब कर्कश आवाज निकालनी शुरू कर दी, जिससे हजारों लोगों की नजरें मुझ पर जम गईं और वह अपने दांत भी चबाने लगा, यहां तक कि उसने अपनी आभा का एक अंश भी बाहर छोड़ दिया था, जो तुरंत ही मेरी आत्मा पर प्रकट हो गया था। यह मुझे प्रताड़ित कर रहा है। यह मुझे भय और असहायता से प्रताड़ित कर रहा है। मैंने सोचा, अगर यह चाहता तो एक पल में मुझे खत्म कर सकता था, लेकिन यह अभी भी मुझे प्रताड़ित करने में अपना समय बिताने के मूड में है, जब तक कि मेरी आंखों से सारी उम्मीदें गायब न हो जाएं, मुझे असहाय और निराश महसूस कराएं। इसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मेरे दिल में आखिरी सांस तक उम्मीद बनी रहेगी, और मैं अंत तक इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा, भले ही मुझे पता हो कि मैं इसके सामने एक चींटी से भी कम हूं। घृणित वस्तु धीरे धीरे मेरी ओर आ रही है, और प्रत्येक कदम के साथ उसके द्वारा निकाली जाने वाली अजीब कर्कश आवाज बढ़ती जा रही है, और साथ ही उसका आभामंडल भी बढ़ता जा रहा है।
इसकी आभा के साथ मैं पहले से ही एक धागे से लटका हुआ हूं, क्योंकि मेरी आत्मा पर पहले से ही हजारों दरारें आ चुकी थीं, और इसका एकमात्र कारण यह था कि यह टूटकर गिर नहीं पाया, क्योंकि मेरे दिल में चमक का संरक्षण था। ये हर हमले के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह जल्द ही अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा, और घृणा की आभा और भी मजबूत होती जा रही है। अब भले ही मुझ पर कोई बंधन न हो, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी आभा में डूबते समय अपनी उंगली हिला पाऊंगा। वह लगातार मेरे करीब आता गया, प्रत्येक कदम के साथ मेरी आत्मा पर अधिक से अधिक बारीक दरारें दिखाई देने लगीं। मुझे लगा कि एक छोटा सा स्पर्श भी इसे तोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी आत्मा ने विस्फोट के कगार पर होने के बावजूद हमले को सहन किया। समय बीतता गया और आखिरकार अबोमिनेशन मेरे सामने आ गया और मैं सदमे में आ गया। सदमे में इसलिए क्योंकि मैं बच गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अबोमिनेशन के आभामंडल में बच पाऊंगा जब वह मेरे इतने करीब आ गया था। मेरी आत्मा में अब सैकड़ों हजार दरारें हैं। ये दरारें बालों से भी पतली हैं, और ये मेरी आत्मा के हर बिंदु में फैली हुई हैं। ऐसी परिस्थितियों में दूसरे लोगों की आत्माएं जीवित नहीं रह पाती, लेकिन मेरी आत्मा बच गई। अगर कोई मेरी आत्मा को देखे तो उसे वह कोमल पवित्र प्रकाश में चमकती हुई मिलेगी। ये पवित्र प्रकाश मेरे सीने में एक बिंदु से आ रहा है, जो एक चमकती हुई कोमल चीज है। कुछ समय पहले जब मेरी आत्मा अत्यधिक दबाव के कारण टूटने ही वाली थी, तो उसने अचानक अपना प्रकाश मेरी आत्मा पर फैला दिया, जिससे वह टूटने से रुक गई और मुझे उस भयंकर पीड़ा से थोड़ी राहत मिली जो मैं महसूस कर रही थी। ZRRRRT ZRRRT ZRRRT / चिन्ह। उसने फिर से एक कर्कश ध्वनि निकाली, क्योंकि हजारों आंखें सीधे मेरी ओर देख रही थीं, जिनमें से प्रत्येक आंख में मुझे खा जाने की इच्छा थी। ये देखकर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। समय आ गया है, मैंने सोचा जब मैंने उसके तंतु को अपनी ओर आते देखा, और जल्द ही उसने मुझे घेर लिया और मुझे उठा लिया तथा अपने विशाल मुंह की ओर ले गया। freewebnoel.com। जैसे ही उसके तंतु ने मुझे ऊपर उठाया, मुझे सबसे पहले उसकी आंखें साफ दिखीं, जो उसके तंतु पर थीं। वहां मैंने उसकी असली अराजक भावना को देखा, जो पूरी तरह पागलपन से भरी हुई थी। मुझे जल्दी से किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना था। डर था कि अराजक भावनाएं मेरे दिमाग को भ्रष्ट कर देंगी और मैं भी उसके जैसा पागल प्राणी बन जाऊंगा। तंबुओं ने मुझे ऊपर उठा लिया और जल्द ही मैंने खुद को अबोमिनेशन के विशाल मुंह के सामने पाया। मुझे लगा कि वह मुझे एक ही बार में खा जाएगा, लेकिन तभी उसने सबसे अप्रत्याशित काम किया। टाइटन एबोमिनेशन युद्ध को युगों बीत चुके थे। मेरी आत्मा का ये कण अनंत ब्रह्मांड में भटक रहा था। प्राइम टाइटन की हड्डी सही शरीर की तलाश कर रही थी। / मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आत्मा का यह अंतिम भाग मेरे आत्मा और विनाश के टाइटन की हड्डी को धारण करने के लिए उपयुक्त शरीर पा सकेगा, लेकिन मैंने ऐसा किया। मुझे वह उपयुक्त शरीर मिल गया था जो दोनों को धारण कर सकता था। / उसकी कर्कश आवाज मेरे मन में गूंज उठी। वह ऐसी भाषा में बोल रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन मैं उसे स्पष्ट रूप से समझ सकता था। हालांकि मैं समझ सकता हूं कि वह क्या कह रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जानता हूं कि वह क्या कह रही है। टाइटन एबोमिनेशन वॉर, प्राइम टाइटन, टाइटन ऑफ एनिहिलेशन, ये सभी शब्द मेरे लिए पूरी तरह अपरिचित थे। अब मेरे पास आओ, वो उत्तम शरीर जिसकी मैं युगों से तलाश कर रहा था। उसने कहा और कहा, अपने तंतु को अपने मुंह की ओर बढ़ाया। मेरे मरने का समय आ गया है। मैंने कहा कि मुझे काफी समय से पता था कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए जब वह मुझे अपने मुंह की ओर ले गया तो मैं बिल्कुल शांत था। मुझे केवल इस बात का अफसोस है कि मैं अभी भी स्थिर हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता यदि मुझ पर कोई अदृश्य बेड़ियां न होती, ताकि मैं अपना अंतिम प्रतिरोध कर पाता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह मुझे जवाबी हमले का कोई मौका नहीं देना चाहता था। मैंने सोचा, चहचहाहट। मैं अबोमिनेशन के मुहाने में प्रवेश करने ही वाला था कि मैंने अपने पीछे परिचित चहचहाहट सुनी। एशलिन, वह क्यों आई थी? मैंने खुद से पूछा, इससे पहले कि मैं उसे वापस जाने के लिए कहता। मेरी मौत तय है, लेकिन मैं जीना चाहता हूं, अपने लिए जीना चाहता हूं। घृणित प्राणी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने लापरवाही से अपना तंबू घुमाया। ये देखकर मैं पीला पड़ गया कि मैं इस घृणित प्राणी की शक्ति से परिचित हूं कि साधारण हमला दुनिया के अधिकांश शक्तिशाली लोगों को कुचलने के लिए पर्याप्त है। मैं लगातार उससे वापस जाने के लिए कह रही थी क्योंकि इस घृणित जीव ने हमला किया था। तभी अचानक मुझे लगा कि उसका स्पर्शिक अपनी जगह पर जम गया है
और ठीक उसी क्षण मैंने अपने पीछे चांदी जैसी सफेद ठंडी रोशनी महसूस की। ये रोशनी बहुत ठंडी लगती है, इतनी ठंडी कि किसी की आत्मा भी जम जाए। मिस्टिक मुकी टाइटनेस उद्धरण चिन्ह। घृणित व्यक्ति ने हकलाते हुए स्वर में कहा। वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि जैसे ही वह भागने लगा उसका शरीर कांपने लगा। वह मुझे भूल गया जिसे उसने अभी भी अपने स्पर्शक में पकड़ रखा था, लेकिन भागने के कुछ सेकंड बाद ही वह रुक गया। ठंडी सिल्वरलाइट उसके शरीर पर पड़ रही थी, जिससे उसका हर हिस्सा इतना ठंडा हो गया था कि वह हिल भी नहीं सकता था। घृणित वस्तु अपनी जगह पर जम गई, एक कदम भी चलने की शक्ति नहीं बची। ये देखकर मैं चौंक गया और पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि अदृश्य प्रतिबंधों ने अभी भी मुझे मुक्त नहीं किया था। मैं इसे वहीं जमते हुए देखने के बाद अगले के लिए इंतजार कर रहा था जब मुझे एक बहुत बड़ा चूषण महसूस हुआ। पिछले जुकोम की तरह इस चूसने से मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसने केवल घृणा को प्रभावित किया। मैं देख सकता था कि इसके टुकड़े मुख्य शरीर से अलग होकर अलग हो गए, इससे पहले कि वे पीछे से चूसे गए। इसके तंतु अलग हो गए, इसके मुंह के कुछ टुकड़े भी अलग हो गए, इससे पहले कि वे चूसे गए। अब ये पहले से भी अधिक भयानक लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसके बारे में बुरे सपने देखूंगा और देखूंगा कि यह कितना भयानक हो गया है। धप! अचानक मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि मुझे पकड़े रखने वाला तंतु भी चूस लिया गया था। जमीन पर गिरने के बाद मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि चूसने वाली शक्ति का स्रोत क्या है, लेकिन मैंने पाया कि मैं अदृश्य प्रतिबंधों में बंधा हुआ था। मैं अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ी रही और मैंने देखा कि कैसे घृणित वस्तु टुकड़ों में गिर रही है और फिर मेरे पीछे से चूषण द्वारा उसे मजे से चूसा जा रहा है। मैंने खुद को अंदर तक प्रताड़ित किया था। मैं टुकड़ों में चूसे जाने को देखकर बहुत खुश हूं। चूषण शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे, लेकिन उसका आधे से अधिक शरीर पहले ही गायब हो चुका था, जबकि शेष आधा भाग दृश्य गति से गायब हो रहा था। कुछ और समय बीत गया और अब उसका शरीर सिर्फ 5% से भी कम बचा था। सभी तंबू गायब हो गए थे और उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचा था। मैं उसके शरीर को टूटते हुए देख रहा था जब मैंने देखा कि उसमें से एक मुट्ठी भर काली छाया निकली और गायब हो गई। यह इतनी तेजी से हुआ कि मुझे भी यकीन नहीं है कि यह सच है या भ्रम। लेकिन मुझे आशा है कि यह एक भ्रम है। मैं नहीं चाहता कि उस घृणित वस्तु का कोई भी हिस्सा जीवित रहे। मैं आशा करता हूं कि हर छोटा हिस्सा उस चूषण द्वारा दर्दनाक रूप से कुचला जाए। जल्द ही अबोमिनेशन के सभी भाग टूट गए और मैं उस चीज की ओर देखने ही वाला था जिसने अबोमिनेशन को पूरी तरह से कुचल दिया था। तभी मैंने पाया कि मेरे सामने का दृश्य बदल गया था। मैंने स्वयं को पुनः गुफा में पाया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मेरे शरीर पर कोई भी जाल नहीं चिपका हुआ है, और इसके साथ ही मैंने पाया कि मेरे शरीर में उपस्थित गृह ऊर्जा और दूध या सफेद मूल ऊर्जा भी गायब हो गई है। जल्द ही मुझे एक और झटका लगा और वही ये कि मैं अपने अंदर धातु के तरल पदार्थ को महसूस कर सकता था, और अगर मैं चाहूं तो मैं इससे एक टोटेम आर्टिफैक्ट बना सकता हूं। मैं इसे नष्ट करना चाहता था। इसे नष्ट करने के लिए मुझे बस अपना स्तर ऊपर करना होगा और यह अपने आप मेरे शरीर से बाहर निकल जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इस बात की पूरी संभावना है कि अबोमिनेशन अभी भी जीवित है, क्योंकि जो मैंने पहले देखा था वह सच हो सकता है। इसका कुछ हिस्सा सफलतापूर्वक भागने में सक्षम था और अब इस धातु के सांचे के अंदर छिपा हुआ है। धातु के सांचे की यह गेंद एक वास्तविक खजाना है जो सभी कीमती चीजों के सार से बनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें लगे संसाधन पूरे शहर के टोटेम कलाकृतियों को बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक थे, और इस पर प्राचीन रूनों से बने टोटेम ब्लूप्रिंट को भी नहीं भूलना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ब्लूप्रिंट मेरे पास मौजूद सम्राट ग्रेट टोटेम ब्लूप्रिंट से 100 या हजारों गुना बेहतर है, और यदि वह घृणित प्राणी बच भी गया और वापस आ गया तो भी मेरे पास एशलिन है जो मेरी रक्षा करेगी। मैं यह नहीं देख पाया कि पहले क्या हुआ था, लेकिन मुझे यकीन है कि जो कुछ भी हुआ वह एशलिन से संबंधित है, इसलिए जब तक एशलिन मेरे साथ है मैं सुरक्षित रहूंगा। इसलिए बिना समय बर्बाद किए मैंने कल्पना करना शुरू कर दिया कि सांचे से निकली तलवार लंबे समय तक सक्रिय नहीं रह सकती। अगर ये लंबे समय तक सक्रिय रही तो यह मेरे शरीर को काफी नुकसान पहुंचाएगी, और यह सांचा जो बनाता है उसे देखते हुए मुझे यकीन है कि मैं मर जाऊंगा भले ही मेरा शरीर पुनर्जन्म से गुजरा हो। मैंने कटाना की कल्पना करना शुरू किया और यह आसानी से चल रहा था और सांचे ने कटाना का आकार ले लिया था, लेकिन अचानक मुझे सांचे से एक परिचित बल महसूस हुआ जो तलवार के आकार को बदलने की कोशिश कर रहा था। वह घृणित वस्तु जीवित है, मैंने कहा, क्योंकि मुझे एक परिचित उपस्थिति महसूस हुई, लेकिन यह उपस्थिति बहुत कमजोर हो गई थी।
बहुत कमजोर, यह मेरी उपस्थिति के बराबर हो सकती है। ये देखकर कि मैं पीछे नहीं हटा और अपने तरीके से सांचे में हेरफेर करना शुरू कर दिया और इसके विपरीत उसने अपने तरीके से सांचे में हेरफेर करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और जल्द ही मुझे पता चला कि फफूंद कहीं नहीं जा रही है। न केवल वह मेरी पसंद के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी पसंद के अनुसार बदल रही है। ऐसा करके हम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये देखकर कि मैंने एश्लिन तक पहुंचने की कोशिश की ताकि वह इस घृणित व्यक्ति को डरा सके, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर से हाइबरनेशन में चली गई। सांस निराशा में आह भरते हुए मैं अपने समझौते की भावना को घृणा से व्यक्त करता हूं। मैं समझौता नहीं करना चाहता, खासकर उस व्यक्ति के साथ जिसने मुझे प्रताड़ित किया है और मुझे मारने पर आमादा है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हम लड़ते रहेंगे तो हम दोनों को वह नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं, और मोल्ड बेकार हो जाएगा और मुझे मार देगा। जैसा कि मैंने अपनी भावना व्यक्त की कि अबोमिनेशन के कमीने ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और हम लड़ते रहे। कुछ समय की लड़ाई के बाद उसे समझ में आ गया था कि वह मुझसे नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसने कुछ पहलुओं पर समझौता करना शुरू कर दिया था और मैंने भी कुछ पर समझौता किया। भनभनाना। हमें अंतिम निर्णय पर पहुंचने में 1 घंटा लगा और उसके बाद हमने अंतिम प्रक्रिया शुरू कर दी। चबाना। जैसे ही अबोमिनेशन और मैंने अंतिम प्रक्रिया शुरू की, मैंने ऊंची परिचित चहचहाहट सुनी और प्राचीन रूनों से बना रिबन मेरे स्रोत में प्रकट हुआ और मेरे टोटेम आर्टिफैक्ट के ऊर्जा कोकून में लिपट गया, जो अंतिम चरण से गुजर रहा था। जट जट। जैसे ही रिबन ने ऊर्जा कोकून को ढांक लिया, मैंने घृणा की कर्कश गर्जना सुनी। यह आक्रोश और घृणा से भरी हुई है, इससे पहले कि यह अचानक बंद हो जाए। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन उसकी दहाड़ देखकर और उसकी आवाज में गहरी नफरत देखकर मैं बता सकता था कि यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने तुरंत एश्लिन से पूछा कि उसने अभी क्या किया, लेकिन मुझे उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हिला हिला। मैं अपनी आंखें बंद करके अपने टोटेम आर्टिफैक्ट पर पूरा ध्यान लगा रहा था। जब मैंने सुना कि गुफा का हिलना थोड़ा तेज हो गया है और कुछ छोटी चीजें जमीन पर गिरने लगी हैं, कंपन महसूस करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बारूदी सुरंग पर खड़ा हूं जो किसी भी क्षण मुझे मार सकती है। मैं गुफा में इतना अभ्यस्त हो गया हूं कि मैं इसके खतरे को भूल गया हूं, लेकिन अब इस तीव्र कंपन को महसूस करते हुए मैं जानता हूं कि मुझे यहां से जल्द निकलना होगा, क्योंकि कंपन हर सेकंड तीव्र होता जा रहा है, जिससे मैं बुरी तरह डर रहा हूं। मैंने अपने शरीर में मौजूद मैना को देखा, केवल ये देखने के लिए कि मेरे पास मुश्किल से कोई है, और जब मैंने अपने शोधन इंजन का उपयोग करने की कोशिश की तो मुझे याद आया कि इसे कमबख्त घृणा ने नष्ट कर दिया था और यह नया इंजन मुझे नहीं पता कि कैसे संचालित किया जाए, और सीखने के लिए मेरे पास समय नहीं था। लानत है। /उद्धरण चिन्ह। मैंने कोसा और अपने मन को शांत किया और सोचने लगा। जल्द ही मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर यह काम कर गया तो मैं ऊपर उस छेद तक पहुंच जाऊंगा और इस कमबख्त गुफा से बाहर निकल जाऊंगा। मेरे शरीर में थोड़ी मात्रा में मैना है, जो मेरे स्काईवॉकिंग कौशल के एक चरण का उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। मुझे उस छलांग का कुशलता से उपयोग करना होगा, और मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं इसे एक चरण में कैसे उपयोग करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये सब करूं, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, वह है कुछ सामान इकट्ठा करना। मैं कुछ कदम तेजी से चला और उस मल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जिसे स्फीयर ने पहले बाहर निकाला था। उस घृणा ने निषिद्ध भूमि के संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा चूस लिया था। हालांकि मुख्य सार मेरे पास है, इस 47 जेली जैसे धातु के मल में भी उन सभी संसाधनों का कुछ हिस्सा होगा जो उसने चूसा था। उनके मूल्य के बारे में अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे अविश्वसनीय रूप से कीमती हैं और मैं इसके पीछे कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। मुझे सब कुछ इकट्ठा करने और उसे अपने भंडारण रिंग में रखने में 1 सेकंड लगा। सारा मल इकट्ठा करने के बाद मैं जाने की अपनी योजना पर काम करने ही वाला था कि मैंने देखा कि कुछ दूरी पर ही कुछ पड़ा है। मैं वास्तव में इस गुफा में एक क्षण से अधिक समय तक रहने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने जोखिम उठाया और जो चीज मैंने देखी उसे एकत्र किया। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से मेरी ताकत में वृद्धि करेगी। सुप। उस चीज को इकट्ठा करने के बाद मैंने छेद की तरफ देखा और अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई, और मुझे जो गति मिली उससे मैं काफी हैरान था। मैंने अपनी बढ़ी हुई ताकत का पहले ही अनुमान लगा लिया था, लेकिन मैंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि यह इतनी बढ़ गई है। मैंने सोचा था कि मेरी ताकत 5 स्टार सिल्वर एलिट के आसपास है, लेकिन अब मुझे यकीन है कि यह कम से कम 6 स्टार सिल्वर एलिट के करीब है।
अपनी छलांग की ऐसी गति देखकर मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि पहले मैं अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था कि मैं छेद तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, लेकिन अब मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। ये समय है। उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा कि जब मुझे पता चलेगा कि छलांग की गति कम हो रही है और मैं दूसरे ही पल में गिरना शुरू कर दूंगा। इसलिए मैंने अपने शरीर के हर हिस्से में मौजूद सभी मैना को इकट्ठा किया और उसका इस्तेमाल स्काई वॉकिंग कौशल को सक्रिय करने के लिए किया। धप धमाके के साथ मैंने पुनः अपने शरीर की पूरी शक्ति का प्रयोग किया और उस आधार पर धक्का दिया जिसे मैंने स्काईवॉकिंग कौशल से बनाया था, और गुफा के छेद की ओर छलांग लगा दी। मैं गड्ढे तक पहुंचने से कुछ मीटर दूर था जब मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे गिर रहा है और वह सीधे मेरी ओर आ रहा है। उस पत्थर को देखकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया। छेद तक पहुंचने का यह मेरा एकमात्र मौका है। यदि मैं इससे चूक गया तो मुझे रिफाइनमेंट इंजन का उपयोग करने की उचित विधि मिलने तक इंतजार करना होगा, जिसमें बहुत समय लग सकता है, और उस समय कुछ भी हो सकता है। धूसर ऊर्जा जो अबोमिनेशन द्वारा चूस ली गई थी, वह भी वापस आ सकती है और गुफा को फिर से भर सकती है। मैं पहले ही उस धूसर ऊर्जा का आतंक देख चुका हूं, और मुझ में परिवर्तन के बाद भी यदि वह मुझ पर उसी मात्रा में आक्रमण करे जिससे कि वह बेहतर हो जाए, तो भी मुझे उससे निपटने में कोई विश्वास नहीं है। मैंने उससे कोई संपर्क नहीं किया। इसलिए मैं इस कमबख्त चट्टान को अपने भागने के अवसरों को नष्ट नहीं करने दे सकता। मुझे इससे निपटना होगा, और मैंने पहले से ही इसका रास्ता सोच लिया है। मैंने अपने शरीर को बहुत तेज गति से अप्राकृतिक कोण पर घुमाया और अपनी स्थिति को बदल दिया, साथ ही अपने शरीर को उल्टा भी कर लिया, और ऐसा करने से मैंने छेद तक पहुंचने के लिए जो सारी गति प्राप्त की थी, वह खो दी। यदि मैं अपनी वर्तमान गति से चलता रहा तो मेरे लिए छेद तक पहुंचना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूं क्योंकि मैंने पहले ही योजना के बारे में सोच लिया है, और इसमें ये बड़ी चट्टान भी शामिल है जो मेरे बगल में दिखाई दी थी। जैसे ही रॉक मेरे पास आया, मैंने अपने दोनों हाथ उस पर रख दिए और अपनी गति वापस पाने के लिए उनका प्रयोग किया। हाँ, उद्धरण चिन्ह। मैंने चिल्लाया और अपने आप को पुनः हवा में घुमाया। इस प्रकार मैंने पुनः पैर नीचे और हाथ ऊपर कर लिए। मैंने अभी जो किया वह मेरे द्वारा अब तक किए गए सबसे चुनौतीपूर्ण मूव में से एक था। इसके लिए न केवल बहुत लचीले और शक्तिशाली शरीर की आवश्यकता थी, बल्कि समय पर बहुत सटीक पकड़ भी थी। अगर मैं इनमें से किसी भी चीज को भूल जाता तो मैं ये बेहद जटिल मूव नहीं कर पाता। लानत है। उद्धरण चिन्ह। मैं छेद की ओर उड़ी और उसमें प्रवेश करने ही वाली थी कि मुझे वह परिचित धमकी भरा एहसास हुआ, और अगले ही पल मुझे भूरे रंग की ऊर्जा के झोंके ने झटका दिया। हालांकि यह झोंका मेरे शरीर में पहले जो था उसकी तुलना में बहुत छोटा था, फिर भी यह फिल्टकी गई ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी जिससे निपटना बहुत मुश्किल था। मेरे पास इससे निपटने का समय नहीं था। मैंने मन ही मन कहा और गड्ढे में पड़ी चट्टान को पकड़ लिया। मेरे अंदर की ग्रे ऊर्जा बहुत सूक्ष्म है। मेरा शरीर कुछ समय तक इसे संभाल सकता है, और छेद से निपटने के बाद मैं इसे संभाल लूंगा। ये गड्ढा बहुत ही खड़ी ढलान वाला है, और इसमें बहुत कम मोड़ है, और गिरते हुए पत्थरों को भी न भूलें। मुझे इस उम्मीद से बाहर निकलने के लिए इन सभी से बचना होगा, और मैं इसके लिए तैयार हूं क्योंकि मैंने सबसे कठिन काम पहले ही कर लिया है। यदि मैं पुनर्जन्म जैसे परिवर्तन से नहीं गुजरा होता तो मेरे पास हवा में ऐसी पूर्ण चाल चलने की क्षमता नहीं थी। मैं वह नहीं कर पाता जो मैंने पहले किया था। लेकिन छेद अलग है। मैं अपने पिछले शरीर की शक्ति से भी छेद से बाहर निकलने में सक्षम हो सकता था। इसलिए मैंने छेद के माध्यम से यात्रा करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे एक बंदर की तरह महसूस हुआ क्योंकि मुझे कूदना पड़ा। और जब पूरा छेद लगातार हिल रहा हो और ऊपर से बहुत सारी चीजें गिर रही हो, तो किसी चीज पर पकड़ बनाना बहुत मुश्किल है। चढ़ाई करते समय मेरे शरीर पर बहुत सारी चीजें गिर गईं। अधिकांश समय मैं खतरनाक चीजों से बचता रहा, लेकिन कभी कभी वे मुझे चोट पहुंचाती थीं, जैसे एक कद्दू के आकार का पत्थर सीधे मेरे सिर पर आकर लगा, और जिस पत्थर को मैंने सहारे के लिए दीवार से पकड़ा था वह नीचे गिर गया। मैं इस सुरंग पर चढ़ते समय बहुत सी चीजों से गुजरा हूं। छेद की बजाय सुरंग इसके लिए सही शब्द होगा क्योंकि यह बहुत लंबी है। जब मैं इसके अंदर ठोकर खाकर गिर रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला कि यह एक असली सुरंग है, क्योंकि यह कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई थी। मैं अनेक बाधाओं का सामना करते हुए सुरंग पर चढ़ता रहा। मैं इन बाधाओं से बचने और उनका सामना करने में इतना व्यस्त था कि मैंने एक बार भी अपने शरीर की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया, जहां धूसर ऊर्जा प्रचंड रूप से व्याप्त है।
लेकिन ये देखते हुए कि मुझे कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही है, मैंने सोचा कि मेरा शरीर ठीक है और भले ही मुझे कुछ नुकसान हुआ हो, फिर भी मेरे पास दूध या सफेद मूल के पानी की कुछ बोतलें हैं, जिनका उपयोग मैं इसे नियंत्रित करने के लिए कर सकता हूँ। जहां तक इसे नष्ट करने की बात है, तो इसके लिए मेरे पास कुछ तरीके हैं, बशर्ते मैं घर पहुंचकर कुछ जड़ी बूटियां खरीद लूं और दूध या ऊर्जा से औषधि तैयार कर लूं, तो मैं बिना किसी समस्या के इससे निपट सकता हूं। समय बीतता गया और लगभग 45 मिनट बीते जब अंततः मुझे ऊपर से प्रकाश दिखाई दिया और प्रकाश को देखकर मैंने अपनी गति फिर से बढ़ा दी ताकि मैं जल्दी से ऊपर पहुंच सकूं। free-webnovel_com। अंततः मैं बाहर हूं। उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा कि जैसे ही मैंने बादलों के बीच से खूबसूरत सूरज को निकलते देखा, मैं भोर के समय ही सुरंग से बाहर आ गया था। भोर की किरणों ने मुझे अपनी रोशनी में नहला दिया। जैसे ही मैंने गहरी सांस ली, भले ही वह निषिद्ध भूमि से आ रही हवा थी, लेकिन भूमिगत हवा में जो मैं सांस लेता हूं उसकी तुलना में ये ताज़ा महसूस हुई। अपने आप को समायोजित करने के बाद मैंने आसपास के वातावरण पर ध्यान दिया तो ऊपर जमीन पर केवल हल्का कंपन महसूस हुआ, जो कि आश्चर्यजनक था क्योंकि नीचे बहुत तेज कंपन हो रहा था। फिर भी ये कंपन बहुत से लोगों को डराता हुआ लगता है। पिछली बार जब मैं निषिद्ध भूमि में प्रवेश किया था तो सीमा पर बहुत से लोग थे, लेकिन अब वहां कोई नहीं है। यदि सामान्य स्थानों पर कुछ भी असामान्य घटित होता है तो लोग वहां झुंड बनाकर आते हैं, लेकिन यदि ऐसी कोई बात निषिद्ध भूमि पर घटित होती है तो लोग अपनी दुम दबाकर जितना दूर भाग सकते हैं भाग जाते हैं। निषिद्ध भूमि को पहले से ही मृत्यु भूमि के रूप में जाना जाता है और यदि इसके साथ कुछ असामान्य होता है तो इसका खतरा और भी बढ़ जाएगा, और इस वजह से लोग जितना संभव हो सके इससे दूर रहते हैं। आसपास कोई भी व्यक्ति न देखकर भी मैं चुपके से चला गया। कंपन बढ़ रहा है और मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस निषिद्ध भूमि पर बहुत जल्द ही कुछ बड़ा घटित होने वाला है। घृणा ने इसमें अंधाधुंध लूटपाट मचाई है, कुछ कारण और प्रभाव होंगे। कुछ ही मिनटों में मैं निषिद्ध भूमि से बाहर चला गया और चलना जारी रखा। मैं स्थापित होने और निवास करने से पहले कुछ दूरी तय करने की योजना बना रहा हूँ। मेरे टोटेम आर्टिफैक्ट का शिल्प लगभग समाप्त हो गया है और जैसे ही यह कोकून से बाहर आएगा, मैं इसे बाहर निकाल लूंगा। इतना ही नहीं, मुझे नए शोधन इंजन की कार्यप्रणाली भी समझनी पड़ी। यह एकमात्र ऐसी चीज है जिससे मैं ऊर्जा को परिष्कृत कर सकता हूं, और इसके बिना मेरे लिए कोई मान नहीं होगा। यदि मान नहीं होगा तो कोई स्तर ऊपर नहीं होगा। ये ठीक रहेगा, मैंने 15 मिनट बाद कहा जब मुझे रहने के लिए एकांत जगह मिल गई। जगह मिलने के बाद मैंने समय बर्बाद नहीं किया और अंदर जाने से पहले तुरंत एक जगह बना ली। ये देखते हुए कि मेरे टोटेम आर्टिफैक्ट का निर्माण अभी भी पूरा नहीं हुआ था, मैंने अपने सभी गंदे फटे कपड़े उतार दिए और शौवा में चला गया। निषिद्ध भूमि की यात्रा पर मेरे सभी कपड़े पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। 4.5 दिन, मैंने आश्चर्य से कहा जब मैंने अपने होलोवॉच को देखा। निषिद्ध मैदान में मेरे होलोवॉच ने काम करना बंद कर दिया था और इससे बाहर आने के बाद भी ये चालू नहीं हुआ था। मैंने सोचा था कि इसमें खराबी आ गई है, लेकिन किसने सोचा था कि जैसे ही मैं शौवा में जाने वाला था, ये चालू हो जाएगा। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में प्रवेश किए हुए मुझे 4.5 दिन हो गए थे। मैंने सोचा था कि अधिक से अधिक 2 दिन ही हुए होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 4 दिन से अधिक समय बीत चुका था। भनभनाना, मैं नहाने चला गया, वहां 15 मिनट बिताकर बाहर आया। मैंने अभी अभी नए कपड़े पहने ही थे कि मुझे अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ और मुझे पता चल गया कि मेरा टोटेम आर्टिफैक्ट आखिरकार तैयार हो गया है। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और नए रिफाइनमेंट इंजन के पास तैरती हुई उत्कृष्ट तलवार को देखा। तलवार मेरे टोटेम आर्टिफैक्ट के सपने से बिल्कुल अलग है। अगर एशलिन ने उस घृणा से पहले ही निपट लिया होता तो मेरे दिल की जगह में इस राक्षस की जगह कटाना तैर रही होती। अगर कटाना को हल्की तलवार में गिना जाता है तो ये तलवार भारी तलवार का प्रतीक है। मैंने जो टोटेम आर्टिफैक्ट बनाया है वह द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड है। ये ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड 1.25 मीटर लंबा है और इसका ब्लेड 28 सेंटीमीटर चौड़ा, 11 इंच आपके औसत फोन के आकार का 2 गुना है। मेरे जैसे हल्के हथियार उपयोगकर्ता के लिए यह एक पूरी तरह से अलग हथियार है। मुझे इस राक्षसी का उपयोग करने के लिए शायद अपनी लड़ाई शैली बदलनी होगी। ये लाल क्रिस्टल ब्लेड के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे ये रूबी से बना हो, और इसका ऊपरी शरीर गार्ड और ग्रिप काला था। गार्ड के दोनों तरफ के केंद्र में एक गोलाकार बैज है जिस पर बैंगनी रंग में एबोमिनेशन की आकृति अंकित है। मैंने इसके लिए एबोमिनेशन के खिलाफ जी जान से लड़ाई लड़ी थी,
मैं ऐसा कोई निशान नहीं चाहता था, खासकर तब जब वह उसका प्रतिनिधित्व करता हो, लेकिन वह नर्म पड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने उसके निशान के डिजाइन में मामूली बदलाव करके उसे स्वीकार कर लिया। मैंने एबोमिनेशन की आकृति को पौराणिक कथाओं के क्रैकन जैसा बना दिया था। डिजाइन में उसका सिर और तंबू देखे जा सकते थे, लेकिन कई आंखें और मुंह गायब थे। डिजाइन बहुत डरावने लग रहे थे, लेकिन एबोमिनेशन की तरह भयानक नहीं थे। मैं ये भी कह सकता हूं कि डिजाइन में राजसी एहसास है। कुल मिलाकर तलवार कला का एक नमूना लग रही थी। यह अन्य टोटेम कलाकृतियों से स्पष्ट रूप से अलग दिख रही थी। ये हथियार अन्य टोटेम कलाकृतियों की तुलना में पूरी तरह से अलग दुनिया में मौजूद है जो मैंने कभी देखी है। खैर, ऐसा होना भी चाहिए। इसमें प्रयुक्त टोटेम ब्लूप्रिंट रून से बना है, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे वह समय जितना पुराना है, तथा इसे बहुमूल्य सामग्रियों के सार का प्रयोग करके तैयार किया गया है। मैंने तलवार को 1 सेकंड तक ध्यान से देखा, उसके बाद मैंने उसका सारांश निकाला, और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मुझे तलवार के बारे में सबसे बड़ा झटका लगा। धप! जैसे ही तलवार बाहर आई, उसने बहुत तेज आवाज की और फर्श पर छोटा सा गड्ढा भी बना दिया, यहां तक कि मैंने खुद को तलवार के साथ फर्श पर गिरने से बड़ी मुश्किल से रोका। तो भारी, मैंने जोर से कहा। मैं इस तरह के वजन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि यह भारी होगा। ये चमत्कारी फलों सहित कई सामग्रियों के सार से बना है, ये भारी होना चाहिए। शशश! बैकस्लैश उद्धरण चिन्ह। तलवार से छोटा सा गड्ढा बनते देखकर मुझे पसीना आ गया। ये निवास स्थान पीक नाइट ग्रेड है, सामान्य चीजें इसके फर्श पर गड्ढा नहीं बना सकती। मैंने तलवार पर से अपनी पकड़ ढीली की और अपनी होलोवॉच पर कुछ बटन टाइप किए, और कुछ ही सेकंड बाद मेरे चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। 1006 किलोग्राम, मैंने कहा, मेरी आवाज अविश्वसनीयता से भर गई। 1006 किलोग्राम क्या होता है? यह 1 टन से 100 किलोग्राम ज्यादा है। क्या नाइट स्टेज में कोई भी इस तलवार को पूरी तरह से चला सकता है? मैंने खुद से पूछा, लेकिन जल्द ही मुझे जवाब मिल गया जब मुझे नाइट स्टेज के तहत उत्पन्न घृणा की आभा याद आई। यदि किसी के पास वह शक्ति हो जो एबोमिनेशन ने नाइट अवस्था में उत्पन्न की थी, तो 2000 किलोग्राम की तलवार चलाना कोई समस्या नहीं होगी। 1000 किलोग्राम की तो बात ही छोड़िए। अभी मेरे पास इस तलवार को चलाने की शक्ति नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे उठा सकता हूं। मैंने खुद से कहा और तलवार को पकड़ लिया और इसे उठाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। भारी, बैकस्लैश उद्धरण चिन्ह। मैंने तलवार उठाते समय दांत पीसते हुए कहा, तलवार इतनी भारी है कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मैं इसे जमीन से केवल 1 इंच ही ऊपर उठा पाऊंगा। ये देखकर मेरा चेहरा उतर गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अधिक से अधिक ताकत का उपयोग करना शुरू कर दिया, अपनी सारी ताकत को उजागर करना शुरू कर दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि तलवार धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ऊपर जाने लगी। मैंने ये किया है। बैकस्लैश उद्धरण चिन्ह। मैंने दांत पीसते हुए कहा कि मैं आखिरकार 1000 किलोग्राम की तलवार हवा में उठाने में सक्षम हो गया हूं, लेकिन अगले ही पल मेरे चेहरे के हाव भाव बदल गए, क्योंकि मेरा शरीर अपनी सीमा पर पहुंच गया और तलवार मेरे हाथ से गिर गई। धप! तलवार फिर जमीन पर गिरी, लेकिन इस बार पिछली बार की तुलना में अधिक जोरदार धमाका हुआ। और इस बार भी मैंने पिछली बार की तरह अपनी मांसपेशियों को दर्द से बचाने के लिए अपनी तलवार छोड़ दी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 1000 किलोग्राम का भार अभी भी उनके लिए सहन करना मुश्किल था, क्योंकि उनमें थोड़ा दर्द हो गया था, लेकिन वह दर्द कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। ये तलवार थोड़ी भारी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैं अपनी कल्पना के अनुसार गति से आगे बढ़ता रहा तो मैं 1 या 2 महीने में इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। मैंने तलवार को कुछ देर तक देखा, फिर उसे वापस बुलाया और अपने एजेंडे की अगली चीज की ओर बढ़ गया। अब रिफाइनमेंट इंजन से निपटने का समय आ गया है। जब मेरे पास मन होगा तभी मैं स्तर ऊपर करने में सक्षम हो पाऊंगा, और इसके लिए मुझे अपने नए रिफाइनमेंट इंजन का उपयोग करना सीखना होगा, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे एक और चीज की जांच करनी होगी। अच्छा, बैकस्लैश उद्धरण चिन्ह। मैंने खुशी से कहा कि जब मैंने ग्रे ऊर्जा को अपने शरीर में घूमते देखा तो यह मेरे शरीर को चोट पहुंचा रही थी, लेकिन इससे होने वाला नुकसान भी उतनी ही तेजी से ठीक हो रहा था। परिवर्तन ने न केवल मेरी आत्मा को बल्कि मेरे शरीर को भी आत्मा उपचार की क्षमता दी। यद्यपि मेरे शरीर में ग्रे ऊर्जा की मात्रा अपने चरम पर की तुलना में कम है, फिर भी यह भयावह ऊर्जा है जो सामान्य लेफ्टिनेंट अवस्था को 1 मिनट के भीतर मार सकती है। ये पुष्टि करने के बाद कि मेरे शरीर पर ग्रे ऊर्जा का नियंत्रण है, मैं अपने हृदय स्थान में पवित्र टॉवर की ओर बढ़ी। टॉवर भगवान के पवित्र निवास की तरह दिखता था। इसका शुद्ध संगमरमर का बाहरी भाग,
जिस पर जीवंत हरे रंग के प्राचीन रून का आवरण था। यह इतना पवित्र दिखता था कि कोई भी इसके सामने दंडवत करना चाहता था। भनभनाना। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने टॉवर के साथ अपने अंतर्निहित संबंध के माध्यम से संपर्क स्थापित किया, और जैसे ही मैंने ऐसा किया मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे दिमाग में हलचल मच गई हो, क्योंकि सूचना सीधे मेरे दिमाग में प्रेषित हो गई थी। कैश क्रशिंग होली टॉवर। मैंने फुसफुसाकर रिफाइनमेंट इंजन का अजीब नाम बताया। मुझे अभी अभी इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिली थी, जिसमें इसका नाम, इसके बारे में कुछ जानकारी और इसकी कार्य प्रणाली शामिल थी। रिफाइनमेंट इंजन का नाम कैश क्रशिंग होली टॉवर है। ये 7 मंजिलों में विभाजित है और प्रत्येक मंजिल मुझे पिछली मंजिल की तुलना में 3 गुना अधिक शुद्ध ऊर्जा देगी। ऊर्जा मन होगी, लेकिन ये सामान्य मन नहीं होगा, बल्कि वह मन होगा जो मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। इसका भंडारण भी बहुत बढ़िया है। यह मेरे पिछले शोधन इंजन की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक मन संग्रहित कर सकता है, और यह पहली मंजिल के लिए है। जैसे जैसे मैं मंजिलों को आगे बढ़ाऊंगा, मन की गुणवत्ता और मन का भंडारण भी आगे बढ़ेगा। एक बात जिसने मेरा सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया वह है टॉवर के बारे में दी गई जानकारी, जिसमें कहा गया था कि टॉवर किसी भी ऊर्जा को परिष्कृत कर सकता है, और मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या यह मेरे शरीर में मौजूद फिल्टर की गई ब्रह्मांडीय ऊर्जा को परिष्कृत कर सकता है। freewebnoel.com। रिफाइनमेंट इंजन शुरू करने के निर्देश का पालन करने से पहले मैंने कुछ गहरी सांसें ली। लानत है। उद्धरण चिन्ह। मैंने रिफाइनमेंट इंजन चालू करते समय कहा था कि इस रिफाइनमेंट इंजन को चलाना बहुत कठिन है। मैंने अभी अभी संचालन शुरू ही किया था कि मुझे पता चला कि इस रिफाइनमेंट इंजन को चलाना कितना कठिन है। यह मेरे पुराने शोधन इंजन से कम 40 से 50 गुना अधिक शक्तिशाली है, जो कि बहुत अधिक है। यदि मैं कुछ ऊर्जा को शुद्ध करना चाहता हूं तो मुझे अपना सर्वस्व देना होगा। मैंने फिर से कुछ गहरी सांसें ली और इसे चलाना शुरू कर दिया। इस बार अपनी कठिनाई को जानते हुए भी मैंने हार नहीं मानी और इसे चलाना जारी रखा। जैसे ही मैंने इसे चलाना शुरू किया, टॉवर की पहली मंजिल पर रून धीरे धीरे चमकने लगे। रून को चमकते हुए देखकर मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया, और मैंने और भी अधिक प्रयास करना शुरू कर दिया। अंततः जब पहली मंजिल के आधे भाग में रून्स जल गए, तो वह मेरे शरीर से ग्रे ऊर्जा की एक किरण को चूसने में सक्षम हो गया, और तब चीजें कठिन हो गईं। ग्रे ऊर्जा कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है। ये फिल्टर की गई ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। इसे परिष्कृत करना किसी भी अन्य ऊर्जा को परिष्कृत करने से कहीं ज्यादा कठिन होगा। मैं इस फिल्टर की गई ब्रह्मांडीय ऊर्जा को परिष्कृत करना छोड़ सकता था और अन्य ऊर्जा का उपयोग कर सकता था, जैसे राक्षसों के कोर की बेरसिक ऊर्जा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से शुरुआत करना चाहता हूं, ताकि जब मैं अन्य ऊर्जाओं को आजमाऊं तो मेरे लिए उन्हें परिष्कृत करना आसान हो जाए। यह है उद्धरण चिन्ह। मैंने अपने दांत पीस लिए और अपनी पूरी ताकत से रिफाइनमेंट इंजन को चलाना शुरू कर दिया। ये बहुत कठिन है, पहले से भी ज्यादा कठिन, लेकिन मैंने जारी रखा। प्रगति बहुत बहुत धीमी है, लेकिन मैंने डटा रहा। समय बीतता गया और भगवान जाने कितने समय बाद मैं पहली मंजिल के सभी रूनों को प्रकाशित करने में सक्षम हो गया, जिसका अर्थ था कि मैंने ग्रे ऊर्जा के उस कण को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था। उद्धरण चिन्ह। जब मैंने उस मन को देखा जिसे मैंने ग्रे ऊर्जा से परिष्कृत किया था, तो मैं अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। ग्रे ऊर्जा का वह कण अर्धद्रवित हल्के हरे मन में बदल गया था। यह आंशिक रूप से द्रवीभूत हो चुका था। इसका मतलब है कि यह शुद्धता के शिखर के करीब पहुंच चुका था। मैंने जो सुना है उसके अनुसार बहुत कम लोग हैं जो नाइट स्तर पर मन को द्रवीभूत कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था। प्रथम तल पर मुझे आंशिक रूप से द्रवित मन मिला। मुझे आश्चर्य है कि यदि मैं इसे टॉवर की दूसरी या तीसरी मंजिल पर परिष्कृत करूं तो ये किस अवस्था में पहुंचेगा। एक और बात जिसने मुझे चौंका दिया वह थी उस ग्रे ऊर्जा के कण से कितनी मात्रा में मैना का रूपांतरण हुआ। ग्रे ऊर्जा का वह छोटा कण मैना के 6% भंडार को भरने में सक्षम था। यह अविश्वसनीय है। यदि इसमें सामान्य मन होता तो मैं इसे स्वीकार कर लेता, लेकिन इसने मन को आंशिक रूप से द्रवीभूत कर दिया, जिससे मेरे मन भंडार का 6% भर गया, जो मेरे पुराने मन भंडार से 4 गुना अधिक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ग्रे एनर्जी ने मुझे कई दिनों तक लगातार चोट पहुंचाने के बावजूद मुश्किल से ही कम किया। मैंने इस फिल्टर की गई कॉस्मिक ऊर्जा को कम करके आंका है। परिणाम देखकर मेरा थका हुआ मन, जो 4 दिनों से ज्यादा नहीं सोया था, तरोताजा महसूस करने लगा, और मैंने फिर से शोधन शुरू कर दिया। शोधन के लिए सिर्फ ग्रे ऊर्जा का इस्तेमाल किया।
ये बहुत थका देने वाला काम है और मैं हर एक कण को परिष्कृत करने के बाद थक जाता, लेकिन जब भी मैं भंडारण में मन को देखता तो मुझे स्फूर्ति महसूस होती। इसलिए मैंने शोधन जारी रखा और कुछ घंटों बाद मैं मन भंडारण को 50% तक भरने में सक्षम हो गया और अधिक जारी रखने ही वाला था कि मैंने देखा कि मेरे मन भंडारण में मन बहुत तेजी से कम हो रहा है और जल्द ही केवल 20% ही बचा था। मुझे यह नहीं पता था कि मैना कहाँ चली गई। एशलिन ने उसे ले लिया था क्योंकि उसने अपना पुराना मैना मेरे स्टोरेज के पास फेंक दिया था। यह देखकर मैंने अपना सिर हिलाया और थकावट के बावजूद शोधन जारी रखा क्योंकि मेरे दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य था और वह था मेरे मन का भंडार पूरी तरह से भरना। मैं अपने मैना भंडार को देर दोपहर तक पूरा भरने में सक्षम था और उस समय मैं इतना थक गया था कि मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और बस सोना चाहता था, लेकिन मैं सोया नहीं क्योंकि एक आखिरी काम था जो मुझे करना था। मैं बिस्तर पर लेट गया और हमारे कनेक्शन के माध्यम से मैंने छोटे सांप को स्तर ऊपर करने का निर्देश दिया। मेरा निर्देश प्राप्त करते हुए छोटे सांप का फूला हुआ शरीर चमत्कारी फल ऊर्जा से भरे शरीर में बदल गया और हमें ऊपर ले जाने के लिए मेरे और एशलिन के शरीर पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। चमत्कारी फल की ऊर्जा मेरे शरीर में फैलने लगी और अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट करने लगी। मैंने चमत्कारी फल की ऊर्जा को कभी इतना गाढ़ा और उग्र रूप में नहीं देखा, वैसे मैंने इसे पहले कभी इतना भरा हुआ नहीं देखा। इस बार मैंने चमत्कारी ऊर्जा को इतना खिलाया कि वह और नहीं खा सकती। मुझे उम्मीद है कि यह ऊर्जा मुझे कैप्टन स्टेज के शिखर तक ले जाने के लिए पर्याप्त होगी। जल्द ही चमत्कारी फल की ऊर्जा ने सभी बाधाओं को पार कर लिया और मैं कैप्टन स्टेज तक पहुंचने लगा। कैप्टन स्टेज में प्रवेश करने के साथ ही मैंने पाया कि मेरी शक्ति दृश्यमान दर से बढ़ रही है। मेरे शरीर और आत्मा में स्पष्ट वृद्धि हुई है और जब मैंने अपने शरीर के अंदर पूरी एकाग्रता से देखा तो मैंने पाया कि यह सामान्य स्तर से काफी अधिक है। मैंने देखा कि मेरा शरीर और आत्मा बिना किसी बर्बादी की सफलता की हर बूंद को पचा रहे हैं। मेरा नया शरीर पिछले शरीर की तुलना में सफलता के साथ बहुत अधिक संगत है। यदि यह मेरा पिछला शरीर होता तो यह मुझे स्तर के दौरान अधिक लाभ नहीं दे पाता। एक और बात है जिसमें यह नया शरीर अच्छा है, वह है तेजी से स्तर ऊपर करना। आमतौर पर मुझे स्तर ऊपर करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन अपने नए शरीर के साथ मैंने सिर्फ 2 मिनट में ही स्तर ऊपर कर लिया। जैसे ही मेरा शरीर स्थिर हुआ, चमत्कारी फल की ऊर्जा पुनः प्रचंड हो गई और शीघ्र ही मुझे मिड कैप्टन अवस्था में ले गई तथा उसके 2 मिनट बाद पीक कैप्टन अवस्था में ले गई। मैंने सोचा था कि यह मेरी सीमा होगी क्योंकि चमत्कारी फल की ऊर्जा काफी कम हो गई थी क्योंकि प्रत्येक स्तर के साथ ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पास सफलता पाने के लिए पर्याप्त चमत्कारी फल ऊर्जा होगी। लेकिन मैं गलत था। जब मैं कैप्टन स्टेज के शिखर पर स्थिर हुआ तो चमत्कारी फल की ऊर्जा फिर भड़क उठी। हालांकि इस बार इसकी गति काफी धीमी हो गई थी। अब इसे सभी बाधाओं को हटाने में थोड़ा अधिक समय लगने लगा। हालांकि यह धीमा है, फिर भी यह एक एक करके सभी बाधाओं को तोड़ता जा रहा है और जब तक इसने अंतिम बाधा को तोड़ा तब तक सांप ने अपने द्वारा खाए गए सभी चमत्कारी फलों की ऊर्जा को समाप्त कर दिया था और वह बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे मुख्य चरण तक ले जाने में सक्षम था। मेजर स्टेज में मेरा स्तर ऊपर की ओर बढ़ने लगा। मुझे अपने पूरे व्यक्तित्व के माध्यम से स्पष्ट संवर्धन प्राप्त हो रहे हैं। मेजर स्टेज कैप्टन स्टेज से अलग है। मुझे जो संवर्धन मिले हैं वे बहुत बड़े हैं। 2 मिनट के बाद मेजर चरण के प्रारंभिक स्तर में सफलता पूरी हो गई और वह छोटा सा सांप जो बार बार स्तर ऊपर जाने के कारण काफी कमजोर हो गया था, मेरे शरीर में वापस घुस गया। घर पहुंचने के बाद मैं इससे तब तक खिलाऊंगा जब तक इसकी चमक वापस नहीं आ जाती। मैंने सोचा कि सांप की हालत को देखने के बाद और खिलाने से मेरा मतलब है मैं शरीर को साफ करने का व्यायाम करूंगा और इसे अपने शरीर की ऊर्जा से भर दूंगा। मुझे भूख लगी है, मैंने कहा कि जब मैंने खाने के बारे में सोचा, लेकिन मैं खाना बनाने के मूड में नहीं हूं। मैं जल्द से जल्द मिल्फ्रेड के पास वापस जाना चाहता हूं। लगभग 5 दिन हो गए हैं। रेचल को मेरी चिंता हो रही होगी, इसलिए मैंने कुछ स्नैक्स निकाले और अपनी भूख को नियंत्रित करने के लिए उन्हें खा लिया क्योंकि मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद अपने लिए एक अच्छा खाना पकाने वाला था। अपने घर को अपने स्टोरेज में पैक करने के बाद मैंने सीधे हवा ली। मुझे अपनी ताकत के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि यह कम से कम 6 स्टार सिल्वर एलिट है और इस शक्ति के साथ मुझे शायद ही किसी से डरना पड़े। freeomegaabnormal.com। गुफा में मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है और जब मैं पुनर्जन्म से गुजरा तो मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई। हालांकि इस बदलाव ने मेरी ताकत को सीधे तौर पर नहीं बढ़ाया था,
लेकिन इसने इसे अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा दिया था। अब मेरे पास एक मजबूत, लचीला शरीर है जिसमें बहुत अधिक उपचार शक्ति है। ऊर्जा का संचार इतना आसान हो गया है कि मैं उसे आदेश दे सकता हूं और वह बिना किसी सूचना के बाहर आ जाती है। पहले यह इतना अच्छा नहीं था। जैसे ही मैं आकाश में उड़ता हूं, मैं देखता हूं कि उस सुनसान पहाड़ी पर पहले की तुलना में बहुत कम लोग हैं। ये संभवतः निषिद्ध भूमि के हिलने के कारण है। कोई भी टिक टिक करते टाइम बम के पास नहीं जाना चाहता था। यद्यपि पहले की तुलना में अब लोग कम हैं, फिर भी लोग हैं। मैं उन्हें नीचे देख सकता था और बीच बीच में लड़ाई की आवाजें भी सुन सकता था। मैं आकाश में उड़ रहा था जब मुझे अचानक कुछ महसूस हुआ और मैंने नीचे देखा। वहां मैंने मनुष्यों और ग्रिम राक्षस के बीच चल रही तीव्र लड़ाई देखी। मैं वहां से जाने ही वाला था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वह मानव भागने की स्थिति में है और उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। तभी मेरी नज़र उस मानव आकृति पर पड़ी और मेरे चेहरे के हाव भाव में अचानक बदलाव आ गया। राहेल, ग्रिम राक्षस से लड़ने वाली वह आकृति रेचल है, और जब मैंने उसकी हालत देखी तो पाया कि वह काफी घायल थी। ये देखकर मेरे कानों में तीव्र क्रोध उमड़ पड़ा और मैंने बिना समय बर्बाद किए नीचे की ओर हमला कर दिया। हे छोटे मानव, मुझे तुम्हें खाने में बहुत मजा आने वाला है, वेयरवुल्फ ने कहा जब उसके शरीर पर अजीब पपड़ियां दिखाई देने लगीं और यह और भी तीव्र होने लगी। पहले तो रेचेल को समझ में नहीं आया कि ग्रिम राक्षस के साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक पल में ही उसने सब कुछ समझ लिया और समझ गई कि क्या हो रहा है, और वह समझ गई। वह पीला पड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और तुरंत भागने लगी। वह समझ गई कि इस वेयरवुल्फ ने रहस्यमय विधि को सक्रिय कर दिया था और अजीब हरे रंग के तराजू इसका प्रमाण थे। छोटे मानव, भागने का कोई फायदा नहीं है, वेयरवुल्फ ने कहा, और अगले ही पल वह एक फ्लैश की तरह मेरे सामने प्रकट हुआ और अपनी जीभ को पागलों की तरह चाटने लगा क्योंकि उसने पहले से ही मुझे अपने भोजन के रूप में कल्पना कर ली थी। ऐसा दृश्य देखकर मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मरो मानव, उसने चिल्लाते हुए मुझ पर एक लंबे पंजे से हमला किया। हमले को देखकर मुझे पता चल गया कि मैं अपनी वर्तमान क्षमता से उसे चकमा नहीं दे सकता। क्या मुझे वास्तव में इसका उपयोग करना होगा? ग्रिम राक्षस के हमले को देखकर मैंने खुद से पूछा, इस कमजोर राक्षस के खिलाफ इसका उपयोग करना वास्तव में ऐसी कीमती चीजों को फेंकना होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पास इसका उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैंने सोचा और खुद को याद दिलाया कि जब मैंने उस कमीने माइकल को पाया तो उसे पीड़ा दी। ये सब उसके लिए हो गया है। मुझे ऐसे कमजोर ग्रिम राक्षस की इतनी कीमती चीज का उपयोग करना होगा। धप, भाड़ में जाओ। मैं अभी उस चीज का उपयोग करने ही वाला था कि एक बहुत ही परिचित आकृति मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और गरजते हुए चिल्लाने लगी, तथा उसने ग्रिम राक्षस पर अपनी तलवार घुमाई। मैं उसे रोकने ही वाला था कि यह राक्षस बहुत खतरनाक है और उसे सावधान रहना चाहिए। तभी मैंने उसके हमले का परिणाम देखा। धमाका, धमाका, मेरी तलवार ने उसके पंजे पर वार किया और जैसे ही उसने अति आत्मविश्वासी ग्रिम राक्षस के पंजे को छुआ, उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान गायब हो गई क्योंकि वह थोड़ा फूलने लगा और फिर मांस और कोर के टुकड़ों में फट गया। यह अच्छी बात थी। मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि क्या होने वाला है और मैंने आग की एक मोटी दीवार बना दी ताकि हम ग्रिम मॉन्स्टर के खून में नहा न सकें। विस्फोट हो गया। जब मैंने फायरवॉल को वापस बुलाया तो रेचेल ने बड़बड़ाते हुए कहा, और उसने जमीन पर पड़े टुकड़ों को देखा। सच कहूं तो जब मैंने इसे फटते देखा तो मैं भी काफी हैरान हुआ। मैंने सोचा था कि मेरे हमले से ये दुर्घटना में मरने से पहले तोप के गोले की तरह उड़ जाएगा, लेकिन ये सीधे फट गया, जो मेरी उम्मीदों से परे था। हालांकि यह ग्रिम राक्षस प्रारंभिक 3 सितारा सिल्वर एलीट था, इसे आकस्मिक चाल में विस्फोट करना एक सरल बात नहीं है। ऐसा लगता है कि शहर पहुंचने के बाद मुझे अपनी ताकत को फिर से हासिल करना होगा। कमीने, मैंने अचानक एक गुस्से भरी चीख सुनी और अपनी छाती पर कई शक्तिशाली घूंसे महसूस किए। अगर मुझमें रेचल जैसी ताकत होती तो मैं निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाती और मुझे वह गुदगुदी महसूस नहीं होती जो मैं अभी महसूस कर रही हूं, लेकिन मैंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। यह मेरे लिए विनाशकारी होता। तुम 5 दिन से गायब हो गए हो, तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कितना परेशान कर दिया था? उसने मेरी छाती पर जोरदार मुक्का मारते हुए कहा और फिर अपनी आंखों में आंसू पोंछने के लिए रुक गई। मुझे उसे परेशान करने के लिए खुद पर दुख और गुस्सा आया, और भी ज्यादा बुरा तब लगा जब मैंने उसकी आंखों से आंसू गिरते देखे। मैं उसके थके हुए चेहरे और अस्त व्यस्त अवस्था को देखकर बता सकता था कि वह कुछ दिनों से सोई नहीं थी। वह बहुत थकी हुई लग रही थी और उसका आभामंडल भी सामान्य से कमजोर लग रहा था। मुझे माफ करें,
मैंने कहा और उसे गले लगाने के लिए खींचा। पहले तो उसने गले लगाने का विरोध किया, लेकिन जल्द ही वह भी इसमें शामिल हो गई और मुझे गले लगा लिया। मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में चिंतित थी, मुझे लगा कि तुम मर गए हो, उसने कहा। उसकी आवाज में भावना, राहत और खुशी भरी हुई थी। मुझे खेद है, मैंने फिर कहा और धीरे से उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, यह एकमात्र बात है जो मैं कह सकता था, लेकिन मैं अपने आप से वादा करता हूं कि पिछले कुछ दिनों में उसने जो कुछ भी सहा है, उसकी भरपाई करूंगा। चलो चलते हैं, अब जाने का समय हो गया है, दूसरे लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे, राहेल ने गले से छूटते हुए कहा। अन्य, मैंने पूछा क्योंकि मुझे लगा था कि पिछले कुछ दिनों से वह अकेली है जो मुझे खोज रही है। मेरा सवाल सुनकर वह मुस्कुराए। जब मैंने सोफिया और रैना को बताया कि तुम लापता हो गई हो, तब तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त थे, वे तुरंत मिल्फ्रेड के पास आ गए। आपकी पुरानी टीम ने भी मदद की पेशकश की है, वे भी आपको खोजने में मेरी मदद कर रहे थे, और मैंने अपनी बहन और जिम को फोन किया है। उन्हें जाने की अनुमति नहीं मिलने के कारण देर हो गई थी, लेकिन आखिरकार उन्हें कल अनुमति मिल गई और वे शाम को मिल्फ्रेड के लिए रवाना होंगे। सोफिया ने बताया कि रेचल और लियो भी आना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने की अनुमति नहीं मिली। रेचल ने कहा, मैं ये सुनकर अचंभित और अभिभूत हो गया। लोग दूसरों की तलाश नहीं करते, खासकर जब युद्ध के मैदान जैसी जगह पर 2 दिन बीत गए हों। यदि व्यक्ति अपने निर्धारित समय के 2 दिन बाद भी वापस नहीं आता है, तो संभवतः वह मर चुका है, लेकिन रेचल और मेरे दोस्त फिर भी वापस आ गए और इसके लिए मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई। हम एक दूसरे का हाथ थामे चुपचाप जंगल में चलते रहे और इस खतरनाक जगह की शांति का आनंद लेते रहे। तो तुम पिछले 5 दिनों से कहाँ थे? राहेल ने आखिरकार पूछा। कुछ समय बाद मैं उसे पूरी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। ऐसा नहीं है कि मैं उसे अपना रहस्य नहीं बताता, बस वह बहुत ज्यादा चिंता करेगी, खासकर जब वह घृणा के बारे में जानती थी। शक्तिशाली ग्रिम राक्षस ने मेरा पीछा किया, मुझे उससे बचने के लिए निषिद्ध भूमि में भागना होगा। मैंने कहा, मैं ग्रिम मॉन्स्टर को पीछे छोड़ने में सक्षम था, लेकिन निषिद्ध क्षेत्र में फंस गया, बाहर आने में 5 दिन लग गए। ये सच था, लेकिन पूरा सच नहीं था। राहेल इतनी समझदार थी कि उसने इस बात से सहमति जताई। यही वजह है कि उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन उसने इस पर विस्तार से नहीं बताया। आप दुर्भाग्य से लाभान्वित हुए हैं, आपकी ताकत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, उन्होंने कहा। इस पर मैं बस मुस्कुराया और उनका हाथ थामे हुए चलता रहा। माइकल, जब मैं रेचेल के साथ बैठक स्थल पर पहुंचा तो मुझे एक परिचित आवाज सुनाई दी। ये सोफिया की थी, उसके बगल में उसकी बहन रैना थी। मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे, सोफिया ने मुझे कसकर गले लगाते हुए कहा। उन दोनों को गले लगाने के बाद मुझे सोफिया द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब देना पड़ा। माइकल, जब मैं बैठक स्थल पर पहुंचा तो 15 मिनट हो चुके थे जब मैंने कुछ परिचित आवाजें मेरा नाम पुकारते हुए सुनी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि काइला और उसके साथ मेरी पुरानी टीम की साथी हैं। वे सभी थके हुए दिख रहे थे, लेकिन मुझे देखकर उनके चेहरे पर चमक आ गई और उन्होंने एक एक करके मुझे गले लगा लिया। अब जबकि हमें माइकल मिल गया है, तो क्या हम जा सकते हैं? मुझे कल की तरह सोना है, एलेक्स ने कुछ मिनटों के बाद कहा। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया और हमने शहर की ओर वापसी की यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में हमारे बड़े समूह ने कई ग्रिम राक्षसों को आकर्षित किया था, लेकिन जुड़वा भाइयों ने आसानी से उन सभी को नियंत्रित कर लिया तथा एक ही बार में उनमें से प्रत्येक को मार डाला। जुड़वा बच्चों की बढ़ती गति रुकी नहीं है, कुछ ही समय में वे 3 स्टार सिल्वर एलीट बन गए हैं। उनकी प्रगति बहुत तेज है, वे रेचेल से भी थोड़े अधिक मजबूत हैं जो 3 स्टार एलीट भी है। अचानक मेरे चेहरे पर परिवर्तन आ गया और मेरे चेहरे पर एक साथ क्रोध और खुशी के भाव उभर आए। चलो इस तरफ चलते हैं, और मेरा कुछ अधूरा काम है जिसे मुझे पूरा करना है, मैंने कहा। सभी लोग थोड़ा भ्रमित दिखे, लेकिन वे मेरे पीछे पीछे चले आए और जल्द ही हम बिग ग्रिम राक्षस के सामने आ गए। हॉन्फना, वे इसे देखकर अचंभित रह गए, विशेष रूप से इसके मंदिर पर लगे 4 चांदी के सितारे। हर किसी की निगाहें उन 4 सितारों की ओर आकर्षित थीं और हर किसी की आंखों में डर की स्पष्ट झलक देखी जा सकती थी, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों ने अपनी तलवारें कसकर पकड़ ली थीं। मैं कल ही इस घटिया जगह को छोड़ने वाला था, लेकिन मैंने एक दिन और रुकने का फैसला किया है। इंतजार करना इसके लायक है। मैं न केवल तुम्हें और उस दुष्ट पक्षी को मार डालूंगा, बल्कि तुम्हारे बगल में बैठे छोटे मनुष्यों को भी मार डालूंगा, ग्रिम राक्षस ने कहा और मुझे भागने का कोई मौका दिए बिना हमला कर दिया।
पिछली बार से यह सबक सीख चुका था और मुझे भागने का कोई मौका दिए बिना सीधे मुझ पर हमला कर दिया। ये ग्रिम राक्षस वही ग्रिम राक्षस है जिसने मुझे निषिद्ध भूमि पर भागने पर मजबूर किया और मुझे वहां नरक और स्वर्ग का अनुभव कराया। मेरे दोस्त इसे आते देख बहुत डर गए और इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और अपने भंडारण से लाल तलवार निकाल ली। मैंने इसमें अपना शुद्ध मन जोड़ा और इसे अपनी अग्नि क्षमता से जलाया। मैंने अपनी तलवार को 4 बार घुमाया। यह इतना तेज था कि वे धुंधलेपन को भी नहीं देख पा रहे थे। केवल एक चीज जो वे देख पा रहे थे वह थी उसमें से निकलने वाली 4 बहुत पतली अग्नि की लड़ियां। ये लाल तलवार का तीसरा जादू है जिसे फायर थ्रेड कहा जाता है। ये केंद्रित आग का एक बहुत पतला धागा बना सकता है। इसके लिए किसी को बहुत शुद्ध मन की आवश्यकता होती है जो मेरे पास पहले नहीं था, लेकिन अब मेरे पास है और मैं बिना किसी समस्या के इस जादू का उपयोग कर सकता हूँ।